हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी उपन्यास का विकास इस सेक्शन को से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस सेक्शन से हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास इसको कंप्लीट कर लिया था, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास इसे भी कंप्लीट कर लिया था, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में हम देख रहे थे सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकारों में हमने यशपाल, मन्मथनाथ गुप्त, नागार्जुन, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, रांगी राघव, विश्व साहनी, अमरकांत, विशंभरनाथ उपाध्याय तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज हम राही मासूम रजा से प्रश्नों को देखेंगे और राही मासूम रजा के अतिरिक्त बदियुज्जमा, जगदीश चंद्र और हृदय से संबंधित प्रश्नों को भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है राही मासूम रजा से। इनका समय है 1927 से 1992। राही मासूम रजा से संबंधित पहला प्रश्न है, राही मासूम रजा का कौन सा उपन्यास गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कहानी कहता है? ऑप्शन ए टोपी शुक्ला, ऑप्शन बी ओस की बूंद, ऑप्शन सी आधा गांव, ऑप्शन डी हिम्मत जौनपुरी। सही उत्तर होगा आधा गांव। राही मासूम रजा का आधा गांव उपन्यास गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कहानी कहता है। राही मासूम रजा से संबंधित उपन्यास हैं जो उनके उपन्यास की संख्या है वो हम देख लेते हैं। आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977, कटरा भी आरजू 1978, असंतोष के दिन 1985। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास में जमींदारी टूटने और सैयदों की समृद्धि समाप्त होने के साथ ही क्या टूटता है? ऑप्शन ए उनकी जिजीविका, ऑप्शन बी उनका आशावाद, ऑप्शन सी उनका अभिजात्य, ऑप्शन डी उनका वतन प्रेम। आधा गांव उपन्यास में जमींदारी टूटने और सैयदों की समृद्धि समाप्त होने के साथ ही क्या टूटता है? सही उत्तर है उनका अभिजात्य टूटता है। अगला प्रश्न है, आधा गांव में एक युग की समाप्ति, हकीम अली कबीर की मृत्यु और एक नए युग की शुरुआत, सैयद मियाँ के यहाँ लड़के का जन्म का चित्रण लेखक किस चेतना का द्योतक है? ऑप्शन ए रूढ़िवादी चेतना, ऑप्शन बी सांप्रदायिक चेतना, ऑप्शन सी प्रगतिशील चेतना या आशावादी दृष्टि, ऑप्शन डी यथार्थवादी चेतना। आधा गांव युग में युग की समाप्ति और एक नए युग का जो द्योतक है वह है प्रगतिशील चेतना का द्योतक है, यानी आशावादी दृष्टि का वहाँ वो संकेत कर रहा है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के आधे भाग में रहने वाले सैयद मुसलमानों की कहानी कही गई है। ये कहानी देश के स्वतंत्र होने, उसके दो टुकड़ों पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटने, जमींदारी के समाप्त होने और नए ज़माने में राजनेताओं के रूप में एक अलग समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग के उदय होने की है। लेखक ने इसे गंगोली वाले समय की कहानी बताया है। समय के गुजरने के साथ सांप्रदायिक तत्व उभरते हैं। कुछ शिक्षित मुसलमानों के निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए देश का विभाजन होता है। सांप्रदायिक दंगे होते हैं। नफरत का बीज सदियों के साथ साथ रहने वाले इंसानों को बांट देते हैं। जमींदारी टूटती है, सैयदों की समृद्धि समाप्त होती है, इसके साथ ही उनका अभिजात्य भी टूटता है। लेखक ने समय के साथ होने वाले उत्थान पतन का चित्रण करते हुए मनुष्य की जिजीविका का अपराजयी माना है। एक ओर हकीम अली कबीर की मृत्यु होती है, एक युग का समाप्त होता है, दूसरी ओर सैयद मियाँ के यहाँ लड़का होता है, एक नए युग की शुरुआत होती है। यह आशावादी दृष्टि लेखक की प्रगतिशील चेतना का द्योतक है। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा का दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए आधा गांव, ऑप्शन बी सीन 75, ऑप्शन सी कटरा भी आरजू, ऑप्शन डी असंतोष के दिन। राही मासूम रजा का दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है कटरा बी आरजू। सी इसका सही उत्तर होगा, कटरा बी आरजू राही मासूम रजा का दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, उपन्यास कटरा बी आरजू में किस समय अवधि में लागू आपातकाल के दौरान कटरे के लोगों को भोगनी पड़ी यातना का चित्रण है? ऑप्शन ए 26 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी से देश के विभाजन के समय तक, ऑप्शन सी 1969 से 70 के बीच, ऑप्शन डी 1980 के दशक में। उपन्यास कटरा भी आरजू में किस समय अवधि में लागू आपातकाल के दौरान कटरे के लोगों को जो भोगनी पड़ी यातना का चित्रण किया गया है वह समय है 26 जून 1975 से
मार्च 1977 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, उपन्यास कटरा भी आरजू में कटरा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सैयद मुसलमानों का निवास स्थान, ऑप्शन बी केवल इलाहाबाद के एक मोहल्ले का, ऑप्शन सी आपातकाल में यातना भोगने वाले पूरे देश का, ऑप्शन डी राजनेताओं के नए समृद्ध वर्ग का। सही उत्तर होगा आपातकाल में यातना भोगने वाले पूरे देश का प्रतीक है कटरा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रजा साहब यानी राही मासूम रजा साहब का जो दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है वह है कटरा बी आरजू। इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले कटरा मीर बुलाकी उर्फ कटरा बी आरजू में रहने वाले मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग के गरीब परिवारों की कहानी गई है। कटरा में रहने वाले गरीब लोग अपनी छोटी छोटी आरजुएं पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कटरे का नाम कटरा बी आरजू रख दिया गया है। 26 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक देश में आपातकाल लागू था। इस अवधि में इस कटरे के लोगों को जो यातना भोगनी पड़ी थी, लेखक ने उसका चित्रण पूरी मानवीय संवेदना के साथ किया है। यह यातना पूरे देश को भोगनी पड़ी थी। कटरा तो एक प्रतीक है, खड़ी दोपहर दरवाजे पर मन के अंदर रात, गूंगा आंगन गूंगा कमरा करे ना कोई बात, यह सत्य पूरे देश पर चरितार्थ होता है। रामचंद्र तिवारी ने यहाँ पे एक कोटेशन डाला है, वो आप देखें। कटरा तो एक प्रतीक है, खड़ी दोपहर दरवाजे पर मन के अंदर रात, गूंगा आंगन गूंगा कमरा करे ना कोई बात, यह पूरे देश में चरितार्थ होता है। यह जो उक्ति है, यह देखा जाए तो तत्कालीन जो स्थिति थी उसको पूरी तरीके से यह चरितार्थ करता है ये पंक्ति। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के उपन्यासों में बार बार उठाया गया एक सामान्य मुद्दा क्या नहीं है? ऑप्शन ए वतन का प्रेम, ऑप्शन बी जिजीविका में आस्था और आशावाद, ऑप्शन सी धर्म और संप्रदाय में कृत्रिम भेदभाव का विरोध, ऑप्शन डी सांस्कृतिक मूल्यों के क्रमिक उत्थान के प्रति उत्साह। राही मासूम रजा के उपन्यासों में बार बार उठाया गया एक सामान्य मुद्दा नहीं है, वह है सांस्कृतिक मूल्यों में क्रमिक उत्थान के प्रति उत्साह, बल्कि यह ह्रास के प्रति चिंता इसमें दिखाई देती है। जो डी है इसमें उत्साह की जगह क्या है? चिंता है। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा की एक खास विशेषता क्या है? ऑप्शन ए धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवीय धरातल पर चीज़ों को देखने में विश्वास, ऑप्शन बी केवल सैयद मुसलमानों के जीवन पर केंद्रित होना, ऑप्शन सी जमींदारी व्यवस्था का समर्थन करना, ऑप्शन डी इतिहास और भूगोल को बदलने वाली नीतियों का समर्थन करना। तो राही मासूम रजा की विशेषता यह है कि उन्होंने धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवीय धरातल पर चीज़ों को देखने में विश्वास किया है। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा की भाषा और शैली का मुख्य आकर्षण क्या बताया गया है? ऑप्शन ए संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग, ऑप्शन बी बोझिल और निरस्ता, ऑप्शन सी जनता के जीवन से जुड़ी हुई जानदार भाषा, ऑप्शन डी अत्यधिक अभिजात्यपूर्ण भाषा। राही मासूम रजा की भाषा और शैली का मुख्य आकर्षण बताया गया है जनता के जीवन से जुड़ी हुई जानदार भाषा। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा ने अपने प्रायः प्रत्येक उपन्यास में किसका विरोध किया है? ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा का, ऑप्शन बी देश के विभाजन का, ऑप्शन सी नए जमाने में राजनेताओं के उदय का, ऑप्शन डी गरीब जनता के दुख दर्द का। राही मासूम रजा ने अपने प्रायः प्रत्येक उपन्यास में किसका विरोध किया है? सही उत्तर होगा देश के विभाजन का विरोध किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वस्तुतः राही मासूम रजा इन्हें गिने लेखकों में है जो धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवीय धरातल पर चीज़ों को देखने में विश्वास करते हैं। राही को अपने देश की धरती से बेहद प्यार है। उन्होंने अपने प्रायः प्रत्येक उपन्यास में देश के विभाजन का विरोध किया है। उनके सभी उपन्यासों में कुछ बातें सामान्य रूप से देखी जा सकती हैं। वतन का प्रेम, धर्म और संप्रदाय के कृत्रिम भेदभाव का विरोध, सहज मानवीय संवेदना में विश्वास, जिजीविका में आस्था और आशावाद, गरीब जनता के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति तथा स्वतंत्र भारत में होने वाले सांस्कृतिक मूल्यों के क्रमिक ह्रास के प्रति चिंता, ये खास मुद्दे हैं जो राही मासूम रजा के उपन्यासों में बार बार उठाए गए हैं। राही की भाषा और शैली का अपना आकर्षण है। जनता के जीवन से जुड़ी हुई इतनी जानदार भाषा कम लेखकों को प्राप्त है। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं बदी-उज़-ज़मा। इनका समय है 1928 से 1986। संबंधित प्रश्न है, बदी-उज़-ज़मा का कौन सा उपन्यास फैंटेसी शैली में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है? ऑप्शन ए छाकों की वापसी, ऑप्शन बी एक चूहे की मौत, ऑप्शन सी अपुरुष, ऑप्शन डी सभा पर्व। बदी-उज़-ज़मा का जो फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है वह है एक चूहे की मौत।
बदियुज्जमा के सभी उपन्यास हम देख लेते हैं। एक चूहे की मौत का प्रकाशन वर्ष है 1971, छाको की वापसी का प्रकाशन वर्ष 1975, अपरुष का प्रकाशन वर्ष 1976, छठा तंत्र का प्रकाशन वर्ष 1977, सभा पर्व 1994। अगला प्रश्न है, एक चूहे की मौत उपन्यास में चूहा खाना, चहेमार, अफसरों और क्लर्कों का दफ्तर और चूहे क्रमशः किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए समाज, नेता, सेवक और गरीब। ऑप्शन बी दफ्तर का चूहे मार, अफसरों और क्लर्कों का दफ्तर, चूहे फाइलों के प्रतीक है और चूहा खाना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है दफ्तर, कर्मचारी, फाइलें और कार्यालय। चौथा ऑप्शन है समाज, अपराधी, पुलिस और व्यवस्था। सही उत्तर होगा एक चूहे की मौत में चूहा खाना, चूहे मार, अफसरों और क्लर्कों का दफ्तर और चूहे क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो जो दफ्तर है वो चूहे मार का है, अफसर और क्लर्कों का दफ्तर चूहे फाइलों के प्रतीक हैं और चूहा खाना, इसे हम संबंधित तथ्य के मामले से समझते हैं। इसका उत्तर बी होगा, ठीक है। एक चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। चूहा खाना दफ्तर का चूहे मार, अफसरों और क्लर्कों का तथा चूहे फाइलों के प्रतीक है। धीरे धीरे चूहा खाना आज की संवेदना रहित दुनिया का प्रतीक बन जाता है। पूरे उपन्यास में आज की व्यवस्था के पोषक, कार्यालय के हास्यास्पद नियमों, उपनियमों, कर्मचारियों, अधिकारियों की प्रवृत्तियां तथा यथास्थिति बनाए रखने के उनके अजीबोगरीब तरीकों पर गहरा व्यंग किया गया है। एक बार पुनः हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो चूहा खाना है वह दफ्तर का प्रतीक है, चूहा खाना दफ्तर का प्रतीक है, ठीक है। चूहा खाना दफ्तर का, चूहे मार जो हैं वो कौन है? अफसर और क्लर्क हैं, और चूहे क्या है? फाइल के प्रतीक है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो एक चूहे की मौत में जो चूहा है वह किसका प्रतीक है? चूहा प्रतीक है फाइलों का, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि चूहे मार कौन है इसमें, तो चूहे मार हैं अफसर और क्लर्क। ये क्या है? चूहे मार है। अफसर और क्लर्क क्या है? चूहे मार है। अगर पूछा जाए चूहा खाना क्या है, तो चूहा खाना है दफ्तर, ठीक है। ये तीन शब्द हैं जिसको हमने जाना एक चूहे की मौत उपन्यास के संबंध में, ठीक है। चूहे मार हैं अफसर और क्लर्क, चूहे हैं फाइलों के प्रतीक और चूहा खाना है दफ्तर। अगला प्रश्न है, छाको की वापसी उपन्यास में लेखक ने क्या दिखाने का प्रयत्न किया है? ऑप्शन ए देश का विभाजन गलत था और छोटी हैसियत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का बनना कोई अर्थ नहीं रखता। ऑप्शन बी केवल निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति। ऑप्शन सी मध्यवर्गीय प्राध्यापकों की मानसिकता। ऑप्शन डी अंग्रेजों की कुटिल राजनीति। इसका सही उत्तर होगा कि जो छाको की वापसी उपन्यास है इसमें लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है देश का विभाजन गलत था और छोटी हैसियत के जो मुसलमान थे इनके लिए पाकिस्तान का बनना कोई अर्थ नहीं रखता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। छाको की वापसी में लेखक ने दिखाया है कि देश का विभाजन गलत था, छोटी हैसियत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का बनना कोई अर्थ नहीं रखता। अपना वतन, अपनी ज़मीन, अपने लोग, अपनी संस्कृति एक दिन में नहीं बदली जा सकती। इससे टूटने का दर्द हमें भी बहुत गहरे कहीं तोड़ देता है। अगला प्रश्न है, अपरुष उपन्यास में किसका सजीव चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए देश विभाजन से दुखी मुसलमानों का। ऑप्शन बी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों का। ऑप्शन सी प्राइवेट कॉलेजों के प्राध्यापकों की मानसिकता का। ऑप्शन डी छापामार युद्ध करने वाले चूहों का। सही उत्तर होगा सी प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता को दिखाया गया है अपरुष में। अगला प्रश्न है, अपरुष उपन्यास के अनुसार मध्यवर्गीय नौकरी पेशा शिक्षितों को अपरुष यानी कायर और नपुंसक क्यों होना पड़ता है? ऑप्शन ए वे ऊंची ऊंची बातें करते थे। ऑप्शन बी उन्हें अपनी जीविका के लिए बहुत समझौते करने पड़ते थे। ऑप्शन सी वे अफसरों से लड़ाई करके नौकरी छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी उनमें छटपटाहट और असंतोष नहीं होता। तो ये नपुंसक क्यों हो जाते हैं? जो नौकरी पेशा शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो अपरुष यानी कायर और नपुंसक क्यों हो जाना पड़ता है उनको? क्योंकि उन्हें अपनी जीविका के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। संबंधित उपन्यास के विषय में जान लेते हैं। अपरुष उपन्यास में प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापक की मानसिकता का बड़ा ही सजीव चित्र खींचा गया है। वस्तुतः कॉलेज तो उपलक्षण है,
मध्यवर्गीय नौकरी पेशा शिक्षितों को अपनी जीविका के लिए इतने समझौते करने पड़ते हैं कि वह अपुरुष, कायर और नपुंसक हो जाते हैं। इस उपन्यास के एक पात्र दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक घोष बाबू अपने अनुभव का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हम देख चुका है, बहुत आदमी को देखा है, बहुत ऊंचा ऊंचा बात करता था, नौकरी छोड़ दिया, अफसर से लड़ाई करके रोड पर आ गया, पर फिर ऐसा लुढ़कनिया खाया कि 100 गुना जास्ती अपमान के वास्ते तैयार हो गया। यह बदिउज्जमा साहब का निजी अनुभव है। उनके पात्र भी कभी कभी स्थितियों से समझौते कर लेते हैं, किंतु उनकी छटपटाहट और उनका असंतोष बना रहता है। अगला प्रश्न है, छठा तंत्र उपन्यास किस काल की परिस्थितियों के संकेत देता है? ऑप्शन ए देश विभाजन काल का, ऑप्शन बी आपातकाल का, ऑप्शन सी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल, ऑप्शन डी महाभारत काल। छठा तंत्र में आपातकाल की परिस्थितियों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, छठा तंत्र में बिल्लियों के साथ समझौता करने वाले चूहे नेताओं के बारे में क्या सच्चाई उजागर हुई है? ऑप्शन ए वे ईमानदारी से चूहे के लिए लड़ते रहे, ऑप्शन बी वे बिल्लियों की शक्ति से डर गए थे, ऑप्शन सी वे भी बिल्लियों की तरह चूहों को खाने का स्वाद पा चुके थे और शोषकों जैसा आचरण करने लगे थे, ऑप्शन डी वे चूहों को खाने से पहले उनका विश्वास जीतना चाहते थे। सही उत्तर होगा छठा तंत्र में बिल्लियों के साथ समझौता करने वाले चूहे नेता के बारे में सच्चाई क्या है कि वे भी बिल्लियों की तरह चूहों को खाने का स्वाद पा चुके थे और शोषकों जैसा आचरण करने लगे थे। संबंधित उपन्यास के विषय में जान लेते हैं। छठा तंत्र आपातकाल में लिखा गया था। तत्कालीन परिस्थितियों के संकेत उपन्यास में मिलते हैं। यह उपन्यास भी एक प्रकार से प्रतीकात्मक है। जाकाब नगर के चूहे सनोवर नामक खूंखार बिल्ली से परेशान होकर उससे छापामार युद्ध का निर्णय लेते हैं। बिल्लियां संधि कर लेती हैं। समझौते के बावजूद चूहों की संख्या घट जाती है। चूहे अपने नेताओं से शिकायत करते हैं, लेकिन नेता भी बिल्लियों की तरह चूहों को खाने का स्वाद पा चुके हैं, इसलिए अब वे चूहों की बात का विश्वास ही नहीं करते। सच्चाई यह है कि अपनी बिरादरी के लोग भी शोषकों के साथ रहकर और उनकी जैसी सुविधाएं पाकर उनके ही जैसा आचरण करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बदिउज्जमा का कौन सा उपन्यास उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ और आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया? ऑप्शन ए छठा तंत्र, ऑप्शन बी अपुरुष, ऑप्शन सी सभा पर्व, ऑप्शन डी एक चूहे की मौत। सही उत्तर होगा सभा पर्व। अगला प्रश्न है, सभा पर्व उपन्यास के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए जमींदारी व्यवस्था का टूटना, ऑप्शन बी शिक्षित मुसलमानों का निजी स्वार्थ, ऑप्शन सी इतिहास में मौजूद जहर को खत्म करना, ऑप्शन डी अंग्रेजों की कुटिल राजनीति और हिंदुओं के मन में इतिहास द्वारा छोड़ा गया जहर। सही उत्तर होगा सभा पर्व में उपन्यास के अनुसार हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी होने का मुख्य कारण था अंग्रेजों की कुटिल राजनीति और हिंदुओं के मन में इतिहास द्वारा छोड़ा गया जहर। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने उपन्यास का नाम सभा पर्व क्यों रखा है? ऑप्शन ए यह महाभारत की पूरी कहानी कहता है, ऑप्शन बी यह केवल सभा में हुई घटनाओं पर आधारित है, ऑप्शन सी अन्याय, अधर्म, घृणा और शोषण की जो कहानी महाभारत के सभा पर्व से शुरू हुई वह आज भी पूरी नहीं हुई है, ऑप्शन डी लेखक को जीवन को देखने का एक बना बनाया नजरिया मिला था। लेखक ने अपने उपन्यास का नाम सभा पर्व क्यों रखा है? इसका सही उत्तर होगा अन्याय, अधर्म, घृणा और शोषण की जो कहानी महाभारत के सभा पर्व से शुरू हुई वह आज भी पूरी नहीं हुई है। सभा पर्व उपन्यास के विषय में जान लेते हैं। सभा पर्व का प्रकाशन बदिउज्जमा साहब की मृत्यु के बाद हुआ है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक के छात्र जीवन से आरंभ होकर देश के विभाजन की मनोभूमि तैयार करने तक के इतिहास को आधार बनाकर लिखे गए इस उपन्यास के माध्यम से कथाकार ने यह कहना चाहा है कि अंग्रेजी को कुटिल राजनीति के चलते सदियों से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हुई है, जिसकी परिणति देश के विभाजन में हुई है। अंग्रेज अपनी नीति में इसलिए सफल हुए कि हिंदुओं के मन में कहीं न कहीं वह जहर मौजूद था जो इतिहास अपने पीछे छोड़ गया था। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और उस जहर को सतह पर लाकर मुहरे के तौर पर इस्तेमाल किया।
सच्चाई तो यह है कि अन्याय, अधर्म, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सत्ता, प्रेम, वर्चस्व स्थापन, नारी अपमान और जनता के शोषण की जो कहानी महाभारत के सभा पर्व के समय से शुरू हुई, वह आज भी पूरी नहीं हुई। लोगों के चेहरे बदल गए हैं, किंतु मन की भीतरी पत्तों में पशुता अब भी जीवित है। कदाचित इसलिए लेखक ने उपन्यास का नाम सभा पर्व रखा है। उपन्यास का अंत गहन उदासी का भाव छोड़ जाता है। ऐसा शायद इसलिए हुआ है कि लेखक का विश्वास समाज को बेहतर बनाने के बार बार के प्रयत्नों की विफलता को देखकर उसका उदास होना स्वाभाविक है। इसके बावजूद बदियुज्जमा एक बेहद ईमानदार रचनाकार है। उनकी रचना दृष्टि प्रगतिशील और मानव मूल्यों को महत्व देने वाली है। उनके निधन से उपन्यास जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। अगले रचनाकार हैं जगदीश चंद्र। इनका समय है 1930 से 1996। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र को किस उपन्यास से विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी? उसमें हरिजनों के उत्पीड़न की कथा है। ऑप्शन ए यादों का पहाड़, ऑप्शन बी धरती धन्ना अपना, ऑप्शन सी आधा पुल, ऑप्शन डी मुट्ठी भर कांकर। तो जगदीश चंद्र का जो उपन्यास जिनकी वजह से उन्हें ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है वह है धरती धन्ना अपना। जगदीश चंद्र के जो अन्य उपन्यास है उनको भी हम देख लेते हैं। धरती धन्ना अपना से पहले इनका प्रकाशित उपन्यास है यादों का पहाड़। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 है। धरती धन्ना अपना 1972 है। आधा पुल 1973 है। मुट्ठी भर कांकर 1976 है। कभी ना छोड़े खेत 1976 है। टुंडा लाट 1978 है। घास गोदाम 1985 है। नरक कुंड में बास 1994 है। लाट की वापसी 2000 है। जमीन अपनी तो थी 2001। अगला प्रश्न है, धरती धन्ना अपना उपन्यास में किन लोगों के उत्पीड़न की कथा लिखी गई है? ऑप्शन ए पंजाब के शरणार्थियों की, ऑप्शन बी पंजाब के साधनहीन, पराश्रित और अपढ़ हरिजनों की, ऑप्शन सी संपन्न जाट परिवारों की, ऑप्शन डी अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिकों की। सही उत्तर होगा पंजाब के साधनहीन, पराश्रित और अपढ़ हरिजनों की कहानी है धरती धन्ना अपना में। धरती धन्ना अपना से संबंधित जो तथ्य वो भी देख लेते हैं। धरती धन्ना अपना से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। इसमें लेखक ने पंजाब के साधनहीन, पराश्रित, अपढ़, भाग्यवादी और शताब्दियों से अनेक प्रकार के अभावों से जूझ रहे हरिजनों के उत्पीड़न की कथा लिखी है। यही स्थिति भारत के लगभग सभी गांवों की है। हरिजनों में भी अब वर्ग चेतना जागृत हो रही है, किंतु अभी उनका संघर्ष कोई निर्णायक भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है। आज़ादी के बाद भी अभी गांवों की मानसिकता में बुनियादी परिवर्तन नहीं आ पाया है। इसलिए अभी भी सामंतीय उत्पीड़न और पूंजीवादी शोषण बदस्तूर कायम है। अगला प्रश्न है, उपन्यास आधा पुल की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए शरणार्थियों का दुख दर्द, ऑप्शन बी संपन्न जाटों की ठसक, ऑप्शन सी युद्ध की विभीषिका का जीवंत एवं यथार्थ चित्रण, ऑप्शन डी दिल्ली के किसानों का भूमिहीन होना। आधा पुल उपन्यास की जो विषय वस्तु है वह है युद्ध की विभीषिका का जीवंत एवं यथार्थ चित्रण। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आधा पुल में युद्ध की विभीषिका का जीवंत एवं यथार्थ चित्रण किया गया है। युद्ध में दुश्मन का गीदड़ की आवाज़ में सिग्नल देना, सेना का कोड भाषा में निर्णय लेना, सैनिकों में घृणा, उत्तेजना, भय, आतंक, हिंसा, बर्बरता, चौकन्नापन, खतरा, युद्ध, मौत, धुआं, सन्नाटा और सब मिलाकर मौत की छाया का अपनी समस्त विद्रूपताओं के साथ पूरे माहौल पर छा जाना, यह सब लेखकों ने अद्भुत कुशलता से मूर्त कर दिया है। लेखक ने इसी मौत की छाया में मानवीय उदात्त वृत्तियों, प्रेम, त्याग, सेवा, सद्भाव, करुणा, ममता का उत्कर्ष दिखाकर मनुष्यता में अपनी आस्था प्रकट की है। युद्ध को केंद्र में रखकर लिया गया यह उपन्यास अनेक दृष्टियों से विशिष्ट है। अगला प्रश्न है, मुट्ठी भर कांकर उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए सैनिकों के त्याग और बलिदान का, ऑप्शन बी पंजाब से आए शरणार्थियों और दिल्ली के आसपास के उजाड़े हुए गांव की लोगों की पीड़ा का, ऑप्शन सी हरिजनों में शहर के नारकीय जीवन का, ऑप्शन डी प्रेम, त्याग और सेवा जैसी उदात्त वृत्तियों का। मुट्ठी भर कांकर उपन्यास का सही जो चित्रण किया गया है वह है पंजाब से आए शरणार्थियों और दिल्ली के आसपास के उजाड़े हुए गांव के लोगों की पीड़ा का। मुट्ठी भर कांकर से संबंधित
तथ्य है, मुट्ठी भर कांकर में पंजाब से आए हुए शरणार्थियों के दुख दर्द, जीवट, कर्मठता और संघर्ष के साथ ही उनको बसाने के लिए दिल्ली के आसपास के उजाड़े जाने वाले गांव के लोगों के भीतर व्याप्त दहशत, क्षोभ, पीड़ा तथा यकायक विस्थापित किए जाने के दर्द का चित्रण पूरी सहानुभूति के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में संपन्न जाटों के सामंती ठसक कहानी कही गई है जिसका फायदा वकील, डॉक्टर और हाकिम उठाते हैं? ऑप्शन ए टुंडालाट, ऑप्शन बी आधा पुल, ऑप्शन सी कभी ना छोड़े खेत, ऑप्शन डी घास गोदाम। सही उत्तर होगा कभी ना छोड़े खेत में यह जो जाटों के सामंती ठसक की कहानी है वह दिखाई गई है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कभी ना छोड़े खेत में संपन्न जाटों के सामंती ठसक की कहानी कही गई है। संपन्न जाट परिवार छोटी छोटी बातों को तूल देकर झूठी आन की रक्षा के लिए लड़ पड़ते हैं और इसका फायदा वकील, डॉक्टर, पुलिस तथा हाकिम उठाते हैं। फिर भी उनकी ठसक पुश्तैनी शान के रूप में कायम रहती है। अगला प्रश्न है, उपन्यास टुंडालाट में स्थायी कमीशन द्वारा प्राप्त सैनिक सुनील कपूरी के अपंग होने के बाद उसका प्यार रोमिला क्यों बदल जाता है? ऑप्शन ए सुनील ने वायलिन बजाना छोड़ दिया था, ऑप्शन बी युद्ध सुकुमार सपनों को नष्ट कर देता है युद्ध की विभीषिका के कारण, ऑप्शन सी रोमिला का विवाह किसी और से हो गया था, ऑप्शन डी सुनील का हृदय आर्द्र हो गया था। उपन्यास टुंडालाट में अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील कपूरी के अपंग होने के बाद उसका प्यार जो रोमिला है वो बदल क्यों जाता है? उसका सही उत्तर है युद्ध सुकुमार सपनों को नष्ट कर देता है, युद्ध की विभीषिका के कारण यह परिवर्तन दिखाई देता है। तथ्य देख लेते हैं। टुंडालाट में एक अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील कपूर की प्रेम कथा कही गई है। सुनील संगीत स्कूल की एक छात्रा रोमिला से प्यार करता है। इसी बीच युद्ध छिड़ जाता है। टैंक युद्ध में सुनील अपंग हो जाता है। रोमिला का भाव बदल जाता है। लेखक यह कहना चाहता है कि युद्ध सुकुमार सपनों को नष्ट कर देता है, वह कभी भी मानव समाज के लिए कल्याणकर नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, नरक कुंड में वास किस उपन्यास का विस्तार है और इसका केंद्रीय पात्र कौन है? ऑप्शन ए आधा पुल का विस्तार है और इसका केंद्रीय पात्र सुनील है। दूसरा धरती धरना अपना का विस्तार है, जो इसका पात्र है वो काली है। ऑप्शन सी टुंडालाट का विस्तार है और पात्र सरदारा सिंह है। ऑप्शन डी मुट्ठी भर कांकर का विस्तार है और पात्र राम है। सही उत्तर होगा नरक कुंड में वास जो है वह धरती धरना अपना का विस्तार दिखाई देता है और उसका केंद्रीय पात्र काली है। नरक कुंड में वास एक प्रकार से धरती धरना अपना का ही विस्तार है। इसमें धरती धरना अपना का ही एक केंद्रीय पात्र काली शहर में आता है और एक चमड़े के कारखाने में काम करते हुए नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। उपन्यासकार ने दिखाया है कि देश की आज़ादी एक छद्म बनकर रह गई है। सेठ, अफसर, चौधरी यह सब तो समृद्ध और मोटे होते जा रहे हैं, किंतु किसान, मजदूर और आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। अगला प्रश्न है, लाट की वापसी में कप्तान सुनील को मरणासन होने पर कौन अपनी जान पर खेलकर बचाता है और नकली हाथ बनाकर देता है? अगला इसका तथ्य है, ऑप्शन में है रोमिला और उसके साथी, ऑप्शन बी दिल्ली के डॉक्टर, ऑप्शन सी सरदारा सिंह और उनके साथी यानी सामान्य मेहनतकश इंसान, ऑप्शन डी उनके उच्च अधिकारी। तो सही उत्तर होगा सरदारा सिंह और उनके साथी यानी सामान्य मेहनतकश इंसान ही इनकी मदद करते हैं। लाट की वापसी के संबंध में देखें तो लाट की वापसी सैनिक जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें लेखक ने टुंडालाट की कथा को ही आगे बढ़ाया है। कप्तान सुनील ने 1971 में युद्ध में अपना हाथ खो दिया है। वे एक अच्छे वायलिन वादक भी थे। हाथ खो देने में वे अपना यह शौक भी पूरा नहीं कर पाते। इस घोर निराशा में वे अपनी नियुक्ति बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर सुपरवाइजर के पद पर कराकर लाहौल घाटी के पट्टन वैली कैंप चले जाते हैं, जहाँ का तापमान 0 से -40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। वहाँ बर्फ में दबकर वे मरणासन हो जाते हैं, किंतु सरदारा सिंह और उनके साथी अपनी जान पर खेल कर उन्हें बचा लेते हैं। वे देसी औजारों से ही उनके लिए नकली हाथ भी बना देते हैं। उनके इस मानवीय व्यवहार से सुनील का हृदय आर्द्र हो जाता है। वे अपना खोया विश्वास पुनः प्राप्त कर लेते हैं। लेखक यह कहना चाहता है कि आज की घोर व्यावसायिक यांत्रिक व्यवस्था के दौर में सामान्य मेहनतकश इंसानों की अक्षय संवेदनशीलता और मानवीयता ही एकमात्र प्रतिरोधक शक्ति है। अगला प्रश्न है, जमीन अपनी तो थी उपन्यास में लेखक ने किस विषय पर ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शन ए किसानों की भूमिहीन होने का, ऑप्शन बी दलितों के जीवन में जागृत नई चेतना का और संघर्ष का, ऑप्शन सी युद्ध के बाद की निराशा का, ऑप्शन डी सामंती उत्पीड़न का विस्तार।
सही उत्तर होगा जमीन अपने पृथ्वी में दलितों के जीवन में आई जागृत नई चेतना और संघर्ष को इन्होंने चित्रित किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जमीन अपनी तो थी में लेखक ने आज दलितों के जीवन में होने वाले परिवर्तन को गहराई से महसूस किया है। उपन्यास का केंद्रीय पात्र काली उनकी अद्भुत सृष्टि है। वह स्वयं तो दलित मजदूरों का हित चिंतक है ही, अपने बेटे के रूप में नई पीढ़ी को भी संघर्षशील बना दिया है। सब मिलाकर लेखक ने इस उपन्यास में दलितों में जागृत नई चेतना को एक साथ परिणति देने की कोशिश की है। कहना ना होगा कि जगदीश चंद्र निरंतर सामान्य जन के दुख दर्द को सामने रखकर आज के संदर्भ में उनके संघर्ष और जिजीविका को पूरी सहानुभूति के साथ चित्रित करते हैं। उनके उपन्यास मार्क्सवादी सिद्धांतों को कथा के ढांचे में फिट करने के लिए नहीं लिखे गए हैं। वे जीवन के यथार्थ को उसके अंतर्विरोधों के साथ सही संदर्भ में मूर्त करने के प्रयत्न में रचे गए हैं, इसलिए वे हमें विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र के उपन्यासों की मुख्य रचनात्मक विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जीवन के यथार्थ को उसके अंतर्विरोधों के साथ सही संदर्भ में मूर्त करना इनकी रचनात्मक विशेषता है। इनकी एक और रचना है जगदीश चंद्र की घास गोदाम। घास गोदाम के संबंध में जान लेते हैं क्या है। घास गोदाम में दिल्ली के विस्तार के परिणाम स्वरूप उसके आसपास के किसानों का भूमिहीन होना तथा जीविका के दूसरे साधनों को जुटा पाने में अपनी असमर्थता के कारण बनियों, धर्म के ठेकेदारों, राजनीति के नए व्यावसायिकों के चंगुल में फंसकर मजदूर या अपराधी का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना दिखाया गया है। अगले रचनाकार हैं हृदयेश। इनसे संबंधित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।